Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम from VM Academy Classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी और आज है बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 3. ऑलरेडी 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, पहले 2. थर्ड चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशंस. तो इनहेरिडिटी जो होती है उसके लिए हमें ज़रूरत है क्रोमोसोम की. तो आज का है लेक्चर नंबर 1. आज बहुत बेसिक बातें करेंगे हम, जो ऑलरेडी आप लोग 9th या 10th में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे. तो इंट्रोडक्शन में आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम के बारे में. उसके बाद हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 12th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं. कैन यू रिकॉल. ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी वजह से हमें क्या है, थोड़ा सा जो है रिवीजन हो जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं. कैन यू रिकॉल. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर अ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मीनिंग क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होगा चाइल्ड, जिसे हम क्या है प्रोजेनी भी कहते हैं. तो ये सारे वर्ड हम देख चुके हैं इन रिप्रोडक्शन चैप्टर में. तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मीनिंग होगा चाइल्ड, या इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेनी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन. तो प्रोजेनी और चाइल्ड. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरेंट्स और उनके जो चाइल्ड्स होते हैं, उनके जो किड्स होते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है क्या? तो इसका क्वेश्चन है यस. 100% नहीं हो सकती, लेकिन इसका आंसर है यस. देयर इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द parents and offspring, but there are many differences or dissimilarities also between them. तो इसका आंसर है यस. ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं? दे रिसीव द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बोथ पेरेंट. जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो रिसीव करते. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से? जो दोनों पेरेंट होंगे, एक होगी मदर और एक होंगे फादर. तो इन दोनों से क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को रिसीव करते हैं और फिर एक नया क्या है, एक नया चाइल्ड बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है. तो उसमें और उनके पेरेंट्स में क्या है, सिमिलैरिटीज़ हो सकती है. बट आपको ये भी याद रखना है कि उनमें बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ भी होती है, क्योंकि कोई भी ऑफस्प्रिंग 100% पेरेंट जैसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 पेरेंट्स से बनता है वो. तो वो 100% पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट जैसा ही दिखे. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑफस्प्रिंग रिसीव जेनेटिक
information from both of their parents, means mother and father. Therefore, to some extent, there are similarities as well as differences between parent and offspring. तो कुछ एक्सटेंट तक मतलब कुछ हद तक क्या होंगे, पेरेंट्स और जो किड्स होंगे उनमें सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, बट ये भी याद रखना है कि उनमें बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस भी होंगे। तो इसे इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल में से व्हाट आर द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो क्रोमोसोम है उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रोल है। तो इसका रोल क्या है, इसका रोल है टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो इसका काम क्या है, ट्रांसफ़र करना क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को या फिर जेनेटिक कैरेक्टर को, कहाँ से, पेरेंट से, जेनेटिक कैरेक्टर। तो ये कहाँ से होगा, ये पेरेंट्स से कहा जाएगा, ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, चाइल्ड्स कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम का काम क्या है, पेरेंट्स में से जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हो, उसे क्या करना है, यहाँ से उसको उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो इसका ये रोल होगा। द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ टू ट्रांसफ़र द जेनेटिक कैरेक्टर और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने में वो क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, क्रोमोसोम। और ये जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, स्टोर होते। तो इसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। मतलब क्रोमोसोम का काम क्या है, टू स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि कैरेक्टर्स होंगे, कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि हेयर कलर है, स्किन कलर है, आई कलर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है, क्रोमोसोम के अंदर स्टोर होती है और उसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और जेनेटिक कैरेक्टर। तो इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा उसे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम पेरेंट्स टू द देयर ऑफस्प्रिंग और देयर प्रोजेनी भी कह सकते हो या फिर चाइल्ड्स भी कह सकते हो। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक कैरेक्टर का वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस। अभी हाइब्रिड वर्ड तो हमने केमिस्ट्री में भी सुना है, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, मिक्सिंग। तो हमें यहाँ पे क्या बनाने हैं, हाइब्रिड सीड्स बनाने। तो इन एग्रीकल्चर और गार्डनिंग, जो भी एग्रीकल्चरल फील्ड है या फिर गार्डनिंग जो होता है, हाइब्रिड क्रॉप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाइब्रिड प्लांट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि कमर्शियल व्यू से, क्योंकि इनका जो होता है, जो यील्ड होगा क्रॉप का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब प्रोडक्शन का रेट क्या होता है इनका, हायर होता है। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाइब्रिड इज प्रोड्यूस बाय द क्रॉसिंग टू वैरायटी ऑफ द क्रॉप प्लांट दैट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। तो क्या करना है, यहाँ पे दो क्रॉप को यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पेरेंट यूज़ किए जाएंगे। तो पेरेंट में हमें पता है एक क्या होगा, फादर प्लांट होगा और एक क्या होगा, मदर प्लांट होगा। तो फादर प्लांट और मदर प्लांट जो होगा ये क्या होगा, ये फ्रॉम वन प्लांट से फादर आएगा और इससे थोड़े से अलग कैरेक्टर जो होंगे, इससे अदर प्लांट क्या बिहेव करेगा, एज अ मदर बिहेव करेगा। फिर इन दोनों का क्या होगा, पॉलिनेशन, और इससे जो सीड्स बनेंगे इस सीड्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ है, जो है पॉलिनेशन या फिर जो ही फर्टिलाइजेशन दो अलग टाइप के प्लांट में हुआ है, जिनके कैरेक्टर्स क्लोज नहीं थे, ऐसे दो प्लांट में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन, और उनसे जो सीड बने तो उनको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड्स कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा, द हाइब्रिड इज क्रिएटेड बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सेम प्लांट। तो प्लांट ये सेम ही है लेकिन वैरायटी क्या है इनकी, अलग अलग है, थोड़े से कैरेक्टर उनके क्या होंगे, अलग होंगे। तो जो डिसिमिलर वैरायटी वाले प्लांट होंगे उनको क्या किया जाएगा, सेम प्लांट बट कैरेक्टर्स आर डिसिमिलर, उनका क्या होगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। क्रॉसिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग द पोलन फ्रॉम द मेल फ्लावर ऑफ वन प्लांट। तो हमें पता है जो मेल फ्लावर होता है तो फादर को हम मेल कह सकते हैं, मदर को हम क्या कह सकते हैं, फीमेल। ये सारा हमने देखा है
रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ से क्या कलेक्ट करना है, पोलन ग्रेन। हमें पता है यहाँ पे पोलन ग्रेन होते हैं जो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इसको क्या करना है, इसे हमें ट्रांसफ़र करना है इनटू फीमेल फ्लावर पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के अंदर ओवरी होती है, तो इसे क्या करना है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो दोनों प्लांट क्या होंगे, एक ही वैरायटी के होंगे, मतलब सेम प्लांट होंगे, सिर्फ कैरेक्टर क्या होंगे उनके अलग अलग होंगे। ऐसे प्लांट में जब क्या होता है रिप्रोडक्शन और उससे सीड बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड सीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन एग्रीकल्चरल एंड गार्डनिंग हाइब्रिड क्रॉप्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द commercial point of view. A hybrid is produced by crossing two variety of the same crop plant and not closely related. तो उनको उनके कैरेक्टर क्लोज नहीं होने चाहिए। The hybrid typically grow more vigorously and produce the more seeds and does either parents। मतलब अगर सेम पेरेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सीड बनाते तो इस सीड में से जितना हमें क्या होता क्रॉप मिलते, इससे ज़्यादा क्रॉप हमें कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम द हाइब्रिड सीड। इसीलिए ये क्या है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिड सीड यूज़ करना ज़रूरी है। तो हाइब्रिड सीड्स ऐसे बनते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, विच आर द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। मतलब क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, अगर क्रोमोजोम अच्छे से अरेंज नहीं हुए, उनके क्या डिसऑर्डर, उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे इफेक्ट है, लेकिन हमें दो पता होने चाहिए। पहला होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर में डिफरेंस समझ में ना आना, ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने, कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड जो इफेक्ट है वो है क्लाइनफेल्टर डिसीज़। तो ये होगा क्लाइनफेल्टर डिसीज़। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो मैं यहाँ पे वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, तो ऑफस्प्रिंग क्या हो सकते, ऐसे हो सकते, मतलब ऐसे जो क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो सबको पता है कि ये क्या होते, और ये क्या है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी बच्चा खुद से तय नहीं कर सकता कि मुझ में कौन से क्रोमोजोम आने चाहिए। ये किस पे डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट। तो पेरेंट के कौन से क्रोमोजोम क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मैच करके ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। ये ऑफस्प्रिंग पे मतलब चाइल्ड पे डिपेंड नहीं होता, ये डिपेंड होता है पेरेंट्स पे। तो ये क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ये जो पर्सन्स होते हैं वो क्या है, फर्टाइल नहीं कर सकते, इनफर्टाइल होते, जो जिनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये है क्लाइनफेल्टर डिसीज। चलो, तो अभी हमें देखना है क्रोमोजोम्स, इनहेरिटेंस देखना है। तो ये पहली एक फेस की डायग्राम है, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मैं बोल रही हूँ, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखिए, सबको दिख रहा होगा डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फेस है। सेकंड डायग्राम में देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ नोज़ एंड लिप्स। तो यहाँ पे नोज़ देखो कैसे, यहाँ पे कैसे, लिप्स देखो कैसे, यहाँ पे लिप्स का शेप कैसा है, यहाँ पे लिप का शेप कैसा है। ये सारा किस पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है ऑन जेनेटिक कैरेक्टर। तो लिप क्या है, यहाँ पे चेंज है। हेयर का कलर आप देखोगे तो यहाँ क्या, हेयर का कलर ब्राउन है, यहाँ का ब्लैक है। उसके बाद थर्ड डायग्राम में देखोगे अटैचमेंट ऑफ द जो एयरलोब होता है, तो यहाँ पे जो कान का नीचे का पार्ट होगा उसका जो अटैचमेंट है वो देख सकते हो। ये सारा हमें आगे देखना ही है। उसके बाद होंगे जो आईब्रोज होंगे, फोर्थ डायग्राम में देखोगे जो हेयर लाइन होगा वो भी अलग अलग होता है। यहाँ पे देखो इस शेप का हेयर लाइन होगा और यहाँ पे ऐसा हेयर लाइन है। इसे इस शेप के हेयर लाइन को कहते हैं विडो पिक, इसे कहेंगे विडो पिक। तो आपने बहुत सारे लोगों का देखा होगा कि उनका हेयर लाइन जो फेस पे होता है ऐसे होता है, कुछ लोगों का प्लेन होता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो डिपेंड होती है क्रोमोजोम पे। तो क्रोमोजोम के पास क्या होती है, जीन्स होती है, मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वो। और इस चैप्टर में हमें इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम सेल, उसके बाद न्यूक्लियस, क्रोमोजोम और जीन्स के बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, वो जो बुक में नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखो अपने बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेल होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी पूरी बॉडी क्या होती है, सेल से बनती है। ऐसा बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं होगा जहाँ पे सेल प्रेजेंट नहीं होंगे। तो हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हमने पढ़ा है जो वो ह्यूमंस होंगे उनके बॉडी में जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सेल से बने।
मसल सेल्स होंगे, इपिथेलियल होंगे, कनेक्टिव होंगे, अलग अलग टाइप के क्या होंगे, सेल होंगे। लेकिन सेल क्या होता है, हर जगह पे प्रेजेंट होता है। मतलब आपका पैर ले लो, हाथ ले लो, सर ले लो, आपकी टंग ले लो, कहीं का भी पार्ट लोगे आप तो आपके हर बॉडी पार्ट में क्या प्रेजेंट है, आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो जो सेल होता है वो सेल का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वो अलग अलग शेप का हो सकता है। कुछ सेल सर्कुलर होते हैं, कुछ राउंडेड होते हैं, कुछ स्क्वायर होते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। मतलब सेल जो होंगे अलग अलग शेप के होंगे, बॉडी पे या ऑर्गन पे डिपेंड होगा कि कौन से टाइप के सेल होंगे। और ये सारा हमने 11th में ऑलरेडी देखा है। तो अगर फर्स्ट डायग्राम देखोगे आप जहाँ पे सेल कहा गया है, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो सेल को हम अच्छे तरह से पढ़ चुके। तो जो न्यूक्लियस होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। और इसके पास क्या होती है, इसके पास होते हैं जीन्स होते हैं। तो जीन्स का काम क्या होता है, जीन्स का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करना, ट्रांसफ़र करना। मतलब जीन्स के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके पास होगी, क्रोमोसोम के पास होगी। और जीन्स का काम क्या है, सिर्फ एक जगह से क्या करना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को उठाना है और दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर दो पेरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों के अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर, वो दोनों भी कहाँ आने वाले कि जेनेटिक कैरेक्टर उनके चाइल्ड के या उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे किसकी वजह से होगा, जीन्स की वजह से होगा क्योंकि जीन्स ने क्या किया है, क्रोमोसोम के अंदर के इन्फॉर्मेशन को क्या किया है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया है। तो हमने अभी तक क्या देखा शॉर्ट में कि हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते, ट्रांसफ़र करते। ओके, तो यहाँ पे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, डीएनए कैरी करता है। डीएनए के अंदर कौन होता है, जीन्स होता है। और ये जीन्स क्या है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के पास होती है उसे क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अभी यहाँ पे देखोगे ये पर्पल कलर वाला, ये क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन एक बार देख लेते ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबने देखा है। इसके ऊपर के दो पार्ट और नीचे के दो पार्ट, इनको क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं। तो ये दो टाइप के होंगे, ऊपर वाला होगा पी आर्म और नीचे वाला होगा क्यू आर्म। जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे जो सेंटर का पॉइंट है जिसे सेंट्रोमर्स कहते हैं, इसका काम क्या करना है, इसका काम है पी आर्म और क्यू आर्म को क्या करना है, ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने का काम क्या करेगा, ये कौन करेगा, सेंट्रोमर्स करेगा। और यहाँ पे एक लोब दिखाया है, ये जो चारों लोब है, दो पी आर्म और दो क्यू आर्म, ये किससे भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं डीएनए से भरे हुए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, सब लोगों को पता है, हमने डीएनए भी 11th में पढ़ा है। तो ये क्या है, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, कॉइल्ड होता है, कर्ली शेप जैसा होगा, जैसे कर्ली हेयर्स होते हैं वैसे ये क्या है, कॉइल्ड शेप होगा। इसके अंदर क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम के अंदर होता है। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के अंदर। फिर से एक बार बताती हूँ, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा, उसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, डीएनए। और डीएनए के पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे कौन ट्रांसफ़र करता है, जीन्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे बॉडी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कौन डिसाइड करता है, ये डीएनए डिसाइड करेगा जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो कौन से स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के होंगे, जैसे हेयर कलर, फेसिंग जो होता है, फेशियल एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, स्किन का कलर, बॉडी का शेप, आई कलर, उसके बाद हाइट, आपकी बॉडी कैसे होंगी, आपकी इंटरनल ऑर्गन कैसे होंगे, ये सारा कौन डिसाइड करता है, ये डीएनए डिसाइड करता है क्योंकि उसके पास क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रोमोसोम।
तो चलो अभी हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है, एक्चुअल सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा। ये जो हमने अभी तक देखा वो सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसका मालूम होना ज़रूरी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन कभी कभी भूल जाते हो, इसलिए वो रिवीजन कर लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस या इसे हेरिडिटी भी कहते हैं। तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हेरिडिटी क्वेश्चन आता है, उसका ही अल्टरनेटिव नेम क्या है, इनहेरिटेंस है। तो हमें डिफाइन करना है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी होता क्या है। तो यहाँ पे दो टाइप की डेफिनेशन है, आप दोनों में से क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को कोई भी डेफिनेशन को यूज़ कर सकते हो। तो पहला है द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। या फिर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, मतलब चाइल्ड्स और प्रोजेनी। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या जेनेटिक कैरेक्टर है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब हमने तो हेरिडिटी वर्ड बहुत बार सुना है कि हेरिडिटी की वजह से हो रहा है, हेरिडिटी की वजह से हो रहा है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, समझो आपके पेरेंट्स है और आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो। मतलब आपने अपने पेरेंट्स के जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर थे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, उन सब को क्या कर लिया, इनहेरिटेड मतलब कैप्चर कर लिया है। तो उसे क्या कहोगे, इनहेरिटेंस कहेंगे। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होना या पास होना, इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का फॉर्म कैसे होगा, बॉडी के अंदर के मैनेजमेंट कैसे होंगे, सारे ऑर्गन कैसे होंगे, उन ऑर्गन के फंक्शंस कैसे होंगे, उन ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऑर्गन इंटरनली कैसे काम करेंगे, फिजिकली कैसे दिखेंगे, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसके बाद हमारे आइज़ का कलर कैसे होगा, स्किन का कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सारा क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है और डीएनए से जीन्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जीन्स का काम क्या है, इन इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स के डीएनए से उठाना है और क्या करना है, ऑफस्प्रिंग के डीएनए में ट्रांसफ़र करना है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। इन शॉर्ट, जो पेरेंट्स के डीएनए में स्टोर जेनेटिक कैरेक्टर है, उनको कहाँ पे प्लेस करना, ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड के डीएनए में प्लेस करना, इसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। तो अभी हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मैकेनिज्म का मीनिंग होता है, हमने केमिस्ट्री में बहुत बार सुना है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म का मतलब होता है कोई भी जो परफॉर्म हो रहा है, रिएक्शन हो या प्रोसेस हो, वो परफॉर्म तो हो जाती है, लेकिन परफॉर्म कैसे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होती है, तो उस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना मतलब क्या होता है, उसका मैकेनिज्म। तो हमें यहाँ पे देखना है मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस देखने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ा नाम आता है, जो हम ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ चुके, वो होगा ग्रिगोर मेंडल का। ये जो ग्रिगोर मेंडल थे, ये क्या थे, द सन ऑफ द पीसेंट फादर। जो पुअर फार्मर होते हैं, उनका एक बेटा था जो बॉर्न हुआ था इन 1822। तो इनके गार्डन में बहुत सारे पी के प्लांट थे, मतलब पी का प्लांटेशन करते थे ये। He gave first time the accurate explanation of mechanism of inheritance by using hybridization मतलब mixing technique. इन दिस सेंचुरी 18th सेंचुरी कोई हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहा था, इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहा था, उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा था बाय यूजिंग द पी प्लांट। तो सबसे पहले इन्होंने उसकी बात की, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उनको नाम था फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये दिया गया। जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है, जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडेंस, इनहेरिडेंस, जेनेटिक कैरेक्टर एक्सेट्रा। ऐसा बायोलॉजी का ब्रांच जिसमें हम जेनेटिक कैरेक्टर के बारे में, जीन्स के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, इनहेरिडेंस के बारे में बात करेंगे, उस साइंस को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। और इनको कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को यूज़ किया था टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस।
तो ये बहुत पुरानी बात है, जब कोई साइंटिस्ट इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं कर रहा था, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ करके इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल था, इसीलिए कहा जाता है एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें जो ड्रॉबैक्स थे बहुत कम थे, ये बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेंड्स, उन्होंने, सबको पता ही है, उन्होंने पी प्लांट यूज़ किया था, और पी प्लांट में उन्होंने क्या किए थे, पी प्लांट के 7 जो कैरेक्टर्स थे, 7 कैरेक्टर को उन्होंने क्या किया था, अच्छे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उसे ट्रेट्स कहते, कैरेक्टर मतलब ट्रेट्स ऑफ इन द गार्डन पी प्लांट वेयर स्टडीड। तो उन्होंने क्या किया कि 7 कैरेक्टर उन्होंने क्या किए, पहले ऑब्जर्व किए, फिर पी प्लांट के अलग अलग वैरायटी उन्होंने यूज़ की, और उसमें पहले क्या किया, इंडिविजुअल कैरेक्टर हर वैरायटी में देखा उन्होंने, फिर 2-2 कैरेक्टर देखे, फिर 3-3 कैरेक्टर, ऐसे करके सारे कैरेक्टर का डाटा क्या कर लिया, एक जगह पे कर लिया, और उसे मैथमेटिकली क्या किया, प्रपोज किया। तो सारा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और मैथमेटिकली उसी के डाटा को क्या किया, प्रपोज किया। मेंडल्स पोस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी विच इज़ बिकम्स द फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो इनके जो पोस्टुलेट थे वो क्या हो गए, फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी, और वो प्रपोज किए इन द 19th सेंचुरी बाय द कॉरेन। तो इन्होंने उनके लॉ को प्रपोज किया और उसे नाम दिया गया फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है, ये एक्चुअल पोस्टुलेट है किसके, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पी प्लांट पे, जिसपे 7 कैरेक्टर को क्या किया था, मैथमेटिकली कलेक्ट करके, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके वो जो डाटा कलेक्ट किया था, वो जो पोस्टुलेट्स है, उस पोस्टुलेट्स को ही क्या कहा जाता है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। और ये लॉ बहुत सक्सेसफुल है। हमें अभी देखना है कि वो लॉ होता क्या है, और ये ट्रेड्स, ये कैरेक्टर्स पी में कैसे होते हैं, उसे हमें विथ डायग्राम क्या करना है, देखना है। तो चलो देखते हैं क्या था प्रिंसिपल्स, जो भी था फंडामेंटल लॉ ऑफ हेरिडिटी। ही विजुअलाइज, ही मीन्स मेंडल, दैट द ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर सच आर नॉट inherited physically but something present inside the gamete cell। gamete मतलब मेल एंड फील गैमेट। इनका क्या होता है, इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या फॉर्म होता है, ज़ायगोट फॉर्म होता है, मतलब चाइल्ड फॉर्म होता है। तो गैमेट्स के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कुछ ऐसे ट्रेड होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको वो फिजिकली इनहेरिटेड नहीं होने देता। ये सबसे पहले बात बताई थी मेंडल ने। तो मेंडल ने कहा कि विजुअलाइज किया, उन्होंने विजुअलाइज किया, मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एनालिसिस किया इसका, कि कुछ ऐसे ट्रेड्स, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो क्या होते, इनहेरिटेड नहीं हो पाते। इनहेरिटेड मतलब वो अपने किड्स में नहीं आ पाते फिजिकली मतलब बाहर के अपीयरेंस से, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रेजेंट है जो क्या करता है, प्रेजेंट होता है इनसाइड द गैमेट। कुछ तो ऐसा होगा जो गैमेट के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और इस समथिंग को उन्होंने क्या नाम दिया, इसे उन्होंने नाम दिया फैक्टर। तो फैक्टर क्या होगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड्स और पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर ट्रेट है, उसके एक्सप्रेशन में जो हेल्प करता है उसे उन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा। और फैक्टर यहाँ पे क्या है, समथिंग। मतलब जो पेरेंट्स होंगे उनके अंदर जितने भी क्या होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी ट्रेड्स होते हैं, सारे क्या है, इनहेरिटेड होना पॉसिबल नहीं है। उनमें से कुछ क्या होते हैं इनहेरिटेड, मतलब अपने बच्चों में चले जाते हैं, किड्स में चले जाते हैं, कुछ इनहेरिटेड नहीं होते। जो नहीं होते फिजिकली, मतलब सपोज आपके पेरेंट्स के आइज़ का कलर ब्लैक है और आपके आइज़ का कलर ब्राउन हुआ, तो जो ब्लैक कलर था वो जो उसके लिए जो जेनेटिक कैरेक्टर था वो क्या है, फिजिकली आप में नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द गैमेट सेल। वो आपके जीन्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सिर्फ फिजिकली क्या है, वो बाहर से अपीयर नहीं हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स टॉल है और आपकी हाइट कम है, आप क्या है, डॉर्फ है, तो क्या हुआ है, जो टॉलनेस का कैरेक्टर था पेरेंट के अंदर, वो आपके अंदर इनहेरिट नहीं हो सका, फिजिकली इनहेरिट नहीं हुआ, लेकिन आपके जीन्स में क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। इसे उन्होंने क्या कहा, फैक्टर कहा। और इस फैक्टर को उन्होंने आगे जाके और एक्सप्लेन किया, और मेंडेलियन फैक्टर इज़ नोन एज द जीन्स। जो मेंडेलियन फैक्टर था उसे उन्होंने क्या नाम दिया, उसे उन्होंने नाम दिया जीन्स। ऐसे क्या हुआ, जीन्स का सबसे पहले
पता चला जीन्स के बारे में। दिस फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर इनसाइड द पेरेंट्स। ये इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फैक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स में क्या होते, पेयर में होते। तो कोई भी अगर फादर है या फिर मदर है, जो पेरेंट्स होंगे उनमें जो भी कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर्स क्या होते, पेयर में होते। और वो क्या होते, दे आर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब इनमें से गैमेट फॉर्म हो रहा है, मतलब इनमें से जब जाइगोट फॉर्म हो रहा है, जब चाइल्ड फॉर्म हो रहा है, तो इनमें से कैरेक्टर और इनमें से कैरेक्टर को क्या किया जाता है, चुन के लिया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, उनको ब्लेंड किया जाता है, उनको मिक्स किया जाता है, फिर वो क्या आते इन देयर किड्स। तो वो किड्स के अंदर आते हैं। तो हर एक के पास जो कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, पेयर में होंगे। अगर आपके पेरेंट्स टॉल है तो उनके पास ये भी एक कैरेक्टर होगा, और अगर दूसरा कैरेक्टर क्या होता है, डॉफ होता है, तो ये भी उनके पास प्रेजेंट होगा। सिर्फ टॉल क्या हो रहा है, ये जो टॉल कैरेक्टर है उनका फिजिकली हमें दिख रहा है, ये हमें दिखेगा नहीं, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इनसाइड द जीन्स। जैसे अगर आपकी मदर क्या है, वो क्या है, टॉर्फ है, मतलब उनकी हाइट कम है, तो ये कैरेक्टर उनका फिजिकली दिखेगा, लेकिन उनके जीन्स के अंदर टॉल वाला कैरेक्टर भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। फिर जब आप बनते हो, अगर ये दोनों कैरेक्टर मिक्स होते तो आप क्या बनोगे, टॉल बनोगे। आपके अंदर ये दो कैरेक्टर होंगे। अगर आप दोनों, आपका फॉर्मेशन ऐसे होता है तो आपके अंदर ऐसे कैरेक्टर होंगे, मतलब आप इन दोनों में से किसी एक की तरह दिख सकते। ओके, तो समझ में आ रहा है। तो हर क्या होगा, दिस फैक्टर जिसे उन्होंने जीन्स नाम दिया वो क्या होता है, दे आर इन पेयर्स, पेयर्स में होते हैं पेरेंट में। एक में क्या होगा इनका, इसमें से एक हमें फिजिकली दिखेगा, बाहर से हमें दिखेगा, और एक क्या होगा, इट इज स्टोर इनसाइड द जीन्स। ये जीन्स के अंदर, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, गैमेट्स के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। तो दोनों दिखेंगे नहीं, एक दिखेगा एक स्टोर होगा, लेकिन दोनों भी क्या होते, प्रेजेंट होते। सो फैक्टर्स और जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड इन द पेरेंट्स, और क्या होते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, मतलब उनमें से चुना जाता है, फिर उनको मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके कौन बनता है, चाइल्ड बनता है। ओके, अभी हमें देखना है वो पी प्लांट के जो 7 ट्रेड थे वो देखने हैं। उसमें हमें 2 वर्ड देखने हैं। पहला वर्ड हमें देखना है कि जो होता है डोमिनेंट, और दूसरा होता है रेसेसिव। तो इन दोनों वर्ड के बारे में हमें देखना है। कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट। अभी हमने देखा कि हर पेरेंट के पास क्या होते हैं, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं, मतलब दोनों भी होंगे। उनमें से एक फिजिकली दिखेगा, एक क्या होगा, गैमेट के अंदर स्टोर होगा। तो कुछ क्या होंगे इनमें से, कुछ क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे, और कुछ होंगे रेसेसिव होंगे। तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स के पास कैरेक्टर होते हैं, सपोज एक पेरेंट है और उन पेरेंट के पास स्किन कलर है, तो सबको पता है स्किन कलर एक तो होता है वाइट या फिर हो सकता है ब्लैक। अगर इन पेरेंट के पास वाइट कलर है और ब्लैक कलर भी है, तो आपके जो पेरेंट्स है, आपके किसी एक पेरेंट के बारे में बात करते हैं, वो हमें दिखने में कैसे दिख रहे हैं, वाइट दिख रहे हैं, मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वाइट है। तो ये उनका क्या हो गया, डोमिनेंट, और ये क्या हो गया, रेसेसिव। आ रहा है समझ में। सपोज किसी के ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के पास भी 2 कैरेक्टर है, वाइट एंड ब्लैक। उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है, वाइट है, मतलब वो दिखने में गोरे। तो ये जो वाइट, ये क्या हो गया उनके लिए, डोमिनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। उनमें से आपके फादर बने, आपके फादर के पास भी 2 कैरेक्टर होंगे, वाइट एंड ब्लैक। तो आपके फादर भी फिजिकल अपीयरेंस उनका क्या है, वाइट है, वो गोरे है दिखने में। तो ये उनका वाइट हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव। आ रहा है समझ में। अभी आपके फादर से आप बने हो, जिसे मैं चाइल्ड कहती हूँ, आपका कलर है ब्लैक, और आपके पास वाइट भी प्रेजेंट है, जो आपके गैमेट में क्या होगा, स्टोर होगा। तो यहाँ पे आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस आपका ब्लैक है, तो आपका ब्लैक क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। अभी इससे अच्छे से समझ में आएगा आपको।
की। ये ऑलरेडी आप लोग 9th-10th में पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर क्या थे, दिखने में गोरे थे, तो उनका डोमिनेंट क्या है, क्या हो गया, वाइट, और रिसेसिव क्या हो गया, ब्लैक। डोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है, डोमिनेंट मतलब जो क्या है, हावी होता है जो कलर, या फिर जो डोमिनेट करता है, आँखों से दिखता है, हमें बाहर के अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस से जो दिखता है, तो इनका डोमिनेंट क्या हो गया, वाइट हो गया, और रिसेसिव क्या हो गया, ब्लैक। उनसे आपके पापा बने, वो भी, उनका भी अपीयरेंस वाइट है, तो उनका डोमिनेंट वाइट हो गया और रिसेसिव क्या हो गया, ब्लैक। उनमें से आप बने, आप दिख रहे हो कैसे, आपका कलर ब्लैक है, तो फिजिकल अपीयरेंस आपका ब्लैक हुआ, तो आपका के लिए ब्लैक क्या हो गया, डोमिनेंट, क्योंकि बाहर से वो दिख रहा है। और वाइट क्या हो गया, रिसेसिव। मतलब हर एक के पास क्या होता है, पेयर में होता है। यहाँ पे वाइट ब्लैक लेना ही ज़रूरी है ऐसे नहीं है, हम टॉल एंड डॉर्फ भी ले सकते हैं, मतलब ऊंचा और जिसकी हाइट कम है वैसे। अगर टॉल और डॉर्फ, अगर आपके ग्रैंडफादर टॉल थे तो इनका डोमिनेंट क्या है, कैरेक्टर टॉल हो गया, और ये क्या हो गया, रेसेसिव। आपके पापा जो बने, सपोज समझ लो कि आपके पापा क्या है, यहाँ पे डॉर्फ है, तो उनके जो गैमेट होंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगा, ये कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, टॉल वाला भी। तो फिजिकली क्या दिख रहे हैं, वो डॉर्फ दिख रहे हैं, तो ये डॉर्फ उनका क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और टॉलनेस क्या हो गया, रेसेसिव। मतलब ये दिख नहीं रहा है, ये क्या है, डोमिनेटली दिख रहा है। उनमें से आप बने, आप टॉल है, और आपकी जो होगा आपका गैमेट, उसके अंदर डॉप कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे आप टॉल दिख रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस आपका टॉल है, तो ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, और दूसरा जो स्टोर है वो क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर। तो अभी हमें देखना है जो 7 ट्रेंड थे पी प्लांट के विद डायग्राम, और उसे समझ लेना है, वो ईजी, अगर ये समझ में आए तो वो ईजी। तो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे है 7 पेयर ऑफ द, जो कॉन्ट्रास्ट होंगे, मतलब एक दूसरे से एग्जैक्टली क्या होंगे, अलग होंगे फॉर द विजिबल कैरेक्टर, दिखने में। तो पी प्लांट के लिए, तो पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसे क्या कहते हैं, पायसम सटाइवम। तो ये पता ही हमें, तो याद रखना है, पायसम सटाइवम, ये पी प्लांट के ट्रेंड है। तो यहाँ पे हो गए डोमिनेंट, यहाँ पे हो गए रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो दिखेंगे, रेसेसिव मतलब जो स्टोर होंगे, ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहला है शेप, तो शेप पहले दिख रहा है यहाँ पे राउंडेड, दूसरा है रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब ऐसे थोड़ा सा मुरझाया हुआ। उसके बाद है सीड का कलर, कुछ येलो कलर के होंगे, कुछ ग्रीन कलर के। अगर हमें दिखता हुआ कौन सा है, येलो है, तो स्टोर कैरेक्टर कौन सा होगा, ग्रीन होगा। उसके बाद है जो होगा पॉड शेप, पॉड मतलब जो भी ऊपर का कवरिंग होता है। तो यहाँ पे एक इनफ्लैटेड मतलब प्लेन दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड मतलब देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े उसमें क्या है, गैप से। उसके बाद है पॉड का कलर, पॉड मतलब ऊपर का जो कवर होगा सीड के ऊपर का, उसका कलर ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, मतलब ग्रीन कलर हमें आंखों से दिखता है इसलिए, लेकिन येलो कलर क्या होगा उसमें स्टोर होगा, तो क्या होगा, रेसेसिव। उसके बाद है द फ्लावर कलर, पर्पल भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, हमें आंखों से पर्पल दिखता है इसलिए ये क्या होगा, डोमिनेंट। रेसेसिव क्या होगा, स्टोर, ये हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगी। फिर होता है एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ये तो सबको पता है। उसके बाद है टॉल एंड डॉर्फ मतलब शॉर्ट हाइट वाला, तो ये प्लांट की हाइट। तो हमें इनमें से कौन से कैरेक्टर याद रखने हैं, हमें याद रखना है शेप, उसके बाद कलर एंड द हाइट ऑफ प्लांट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिनको हमें याद रखना है। और इन 7 ट्रेंड पे उन्होंने क्या किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जीन्स होता है, और जीन्स में क्या होते हैं, कैरेक्टर पेयर में होते हैं। उनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा जो फिजिकली अपियर होगा, और जो फिजिकली अपियर नहीं होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। उसके बाद हमें देखना है, ये आपके 9th-10th में था, तो जो हमें देखने हैं जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए जाते, तो डोमिनेंट और रेसेसिव। अगर शेप ऑफ सीड है, राउंडेड है, तो राउंडेड के लिए कैपिटल आर यूज़ किया जाएगा, और रिंकल के लिए स्मॉल आर। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो भी होगा कैरेक्टर उनके लिए सेम सिंबल यूज़ करते हैं। जो डोमिनेंट होगा उसके लिए कैपिटल सिंबल यूज़ होगा, और जो रेसेसिव होंगे उनके लिए स्मॉल लेटर वाला सिंबल यूज़ होगा। मतलब अगर शेप दिखाना है हमें, और डोमिनेंट मतलब हमें आँखों से दिखने वाला शेप राउंडेड है, तो उसे कैपिटल आर से उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट। और जो दूसरा होगा स्टोर्ड जो होगा वो क्या होगा, रिंकल, उसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद एक कलर ऑफ सीड, येलो कलर डोमिनेंट है, कैपिटल वाई उसके लिए, और जो रिसेसिव कलर है वो ग्रीन है, उसके लिए जी सिंबल नहीं यूज़ करना है, उसके लिए स्मॉल वाई सिंबल यूज़ करना है।
उसके बाद एक कलर ऑफ फ्लावर पर्पल, तो पर्पल के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, कलर का कैपिटल सी और वाइट के लिए कलर का स्मॉल सी, मतलब जो डोमिनेंट होगा उसके लिए कैपिटल सिंबल, जो रिसेसिव होगा उसके लिए स्मॉल। उसके बाद है ये हमें याद नहीं रखना है, इसमें से हमें सिर्फ ये याद रखना है हाइट ऑफ प्लांट वाला। उसके बाद हमें देखना है शेप ऑफ पॉड, इनफ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। कलर ऑफ पॉड, ऊपर का जो कलर होगा उसके लिए क्या होगा, ग्रीन के लिए कैपिटल जी और येलो के लिए स्मॉल जी। उसके बाद है पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल होगा तो कैपिटल ए और अगर वो टर्मिनल होगा तो स्मॉल ए। रिसेसिव के लिए क्या यूज़ करना है, स्मॉल लेटर, सेम लेटर बट स्मॉल वाला। हाइट के लिए, टॉल के लिए कैपिटल टी और डार्क के लिए स्मॉल टी। तो क्या होते हैं, हर कैरेक्टर पेयर में होते और उन पेयर को ऐसे दिखाया जाता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैरेक्टर को क्या दिखाया जाएगा, सेम लेटर से दिखाया जाएगा। ये दोनों भी कैरेक्टर हर पेरेंट्स में प्रेजेंट होते। जो दिखेगा हमें फिजिकल अपीयरेंस से वो क्या होगा, डोमिनेंट, और जो स्टोर होगा इनसाइड द गैमेट वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। तो अभी हमने अच्छे से देख लिया है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसे हमें देखने हैं कि जो पी प्लांट है उसके 7 कैरेक्टर्स के बारे में हमें अच्छे से देखना है, जिस पे हमारे एग्जरसाइज में एक क्वेश्चन भी है। उसके बाद हमें देखना है रीजन्स ऑफ मेंडल सक्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद हम जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी, मतलब बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट देखने वाले, 15 to 16 डेफिनेशंस। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आते तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 7 ट्रेंड्स ऑफ पी प्लांट, उनको हम अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद रीजन्स ऑफ मेंडल्स सक्सेस एंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं वो हम देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।